नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीसीएस सारथी में। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज डिस्कस करते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे इंडिया के अंदर करप्शन सिर्फ एक ऐसे पोजीशन पर बैठकर नहीं होता है जहां पर आप रोज पब्लिक डीलिंग करते हैं, बल्कि कैसे हायर लेवल पर, हायर मैनेजमेंट के लेवल पर करप्शन होता है। और एक इंटरेस्टिंग कहानी ये भी देखेंगे कि कैसे एक समय पर इंडिया के 61वें सबसे अमीर आदमी जो हुआ करते थे, वो आज अरेस्ट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों वीडियोकॉन कंपनी के मालिक वेणुगोपाल धूत की। तो इन्होंने ऐसा क्या किया है, क्या इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं और आज ये क्यों अरेस्ट हुए हैं, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। तो कभी 61वें सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, लेकिन आज अरेस्ट हो चुके हैं। इनका अरेस्ट आखिर क्यों हुआ? तो इनका अरेस्ट जो हुआ है दोस्तों, वो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। कहा गया है कि इन्होंने इन्होंने करप्शन किया है और रिश्वत दी है। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ एक समय पर जब थी, चंदा कोचर, उनको इन्होंने रिश्वत दी थी ताकि इनको लोन मिल सके, इनकी कंपनी को लोन मिल सके। और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो फ्रॉड हुआ है, उसकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। तो एक बार देखते हैं कि वेणुगोपाल धूत आखिर कौन है, इनकी लाइफ क्या रही है। 1951 में दोस्तों इनका जन्म होता है और 70 साल के लगभग हैं वेणुगोपाल। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की पुणे यूनिवर्सिटी से। और 1985 में इनके पिताजी ने वीडियोकॉन कंपनी की स्थापना कर दी थी, उसी के अंदर फिर ये बाद में जाते हैं। और इनकी लीडरशिप में ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। और एक समय पर ऐसी कंपनी बनती है जो इंडिया के अंदर कलर टीवी लाने वाली बहुत सारी जो कंपनियां थी, उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंपनी वीडियोकॉन भी बनती है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है वेणुगोपाल धूत की लीडरशिप में, जो आप देख सकते हैं। तो सिर्फ इनकी लीडरशिप में कंपनी जो है वीडियोकॉन कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहती है, वो पावर सेक्टर में भी जाती है, वो टेलीकॉम सेक्टर में भी जाती है और अपना हाथ आती है। यहाँ तक कि आईपीएल के अंदर भी इन्होंने अपना 2010 में हाथ आजमाया था, जब इन्होंने पुणे की जो टीम थी उसको खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन फिर हम देखते हैं दोस्तों 2010 के बाद कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, जो इनकी आर्थिक हालत है, वो खराब होनी चली जाती है। इसका कारण, एक इंपॉर्टेंट कारण ये था दोस्तों कि 2010 के बाद मार्केट के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स की काफ़ी ज़्यादा एंट्री हो जाती है टीवी सेगमेंट के अंदर, टीवी में और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में। और आप देखेंगे कि उस समय क्या होता है, मार्केट के अंदर जो टीवी की टेक्नोलॉजीज है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है। जैसे कि एलसीडी टीवीज का ज़माना आ जाता है, एलईडीज टीवी का ज़माना आ जाता है, ओएलईडीज टीवी का ज़माना आ जाता है। और स्मार्ट टीवीज भी आपको देखने को मिलेंगे कि 2010 के बाद स्मार्ट टीवीज भी आने लग जाते हैं और इंटरनेशनल प्लेयर से भी कंपटीशन बढ़ जाता है। और यही समय था 2017 में, जब कंपनी अपने आप को वापस बाहर निकाल लेती है टेलीकॉम सेक्टर से। ठीक है, तो ये बताता है, जाहिर सी बात है, यहाँ से साफ पता चलता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हालत थी वो अच्छी नहीं थी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई एलिगेशंस क्या हैं, चार्जेस क्या हैं, आखिर क्या आरोप लगे हैं वेणुगोपाल के ऊपर। तो दोस्तों वेणुगोपाल धूत के ऊपर जो आरोप है वो ये है कि इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर को इन्होंने रिश्वत दी ताकि इनको लोन मिल सके, 3,250 करोड़ का इनको लोन मिल सके। अब ये रिश्वत इन्होंने कैसे दी? बताया जाता है कि चंदा कोचर ने जब इनको लोन ग्रांट किया, जब इनको लोन मिला वेणुगोपाल को, तो उसके ही कुछ समय बाद, उसके ही कुछ दिनों बाद इन्होंने इनके हस्बैंड यानी कि चंदा कोचर के जो हस्बैंड थे दीपक कोचर, इनकी एक कंपनी थी न्यू पावर रिन्यूएबल्स। तो चंदा कोचर के हस्बैंड की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 64 करोड़ रुपए वेणुगोपाल धूत। कब? जब इनको बैंक से लोन मिल जाता है उसके कुछ दिनों बाद। तो एक तरह से ये रिश्वत हुई, यानी कि चंदा कोचर को इन्होंने एक तरह से रिश्वत दी इन्वेस्टमेंट के रूप में इनके पति की कंपनी में। और फिर इनको लोन मिलता है कितना? 3,250 करोड़ का। ये है चंदा कोचर, जो एक समय पर एमडी एंड सीईओ थी आईसीआईसीआई बैंक की। और समस्या दोस्तों ये हुई लोन देने के बाद कि जो लोन है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? दरअसल कोई भी लोन, जब कभी भी कोई भी बैंक दोस्तों जब लोन ग्रांट करता है, कोई भी बैंक जब लोन देता है, तो वो जो एक लोन होता है उस पर बैंक की कमाई होती है इंटरेस्ट के रूप में। इसीलिए एक लोन को बैंक की
एसेट के रूप में काउंट किया जाता है। यानी कि एक लोन जो होता है वो बैंक की एसेट होता है, क्योंकि उस पर बैंक जो है इंटरेस्ट कमाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर लोन सही रूल्स को फॉलो करके ना दिया जाए और ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जो उसकी रीपेमेंट ना कर पाए, तो ऐसे में वो जो एसेट है उस पर कमाई होनी बंद हो जाती है, यानी कि इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, क्योंकि उसकी रीपेमेंट बंद हो जाती है। और ऐसे में वो जो एसेट है बैंक की वो परफॉर्म नहीं करती है, इसलिए उसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। और इसी वजह से ये जो करप्शन के चार्जेस आरोप लगे हुए थे चंदा कोचर के ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक की एमडी एंड सीईओ के पद से उन्होंने 2018 में रिजाइन कर दिया था। और यहाँ पर बताया जाता है कि 3,250 करोड़ का उन्होंने हालांकि लोन ग्रांट किया था, लेकिन जो यहाँ पर फ्रॉड का केस इनके ऊपर चल रहा है वो 1730 करोड़ के ऊपर फ्रॉड का केस चल रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे चंदा कोचर जब 2018 में रिजाइन करती हैं तो उनके एक साल बाद, रिजाइन करने के एक साल बाद एफआईआर दर्ज होती है चंदा कोचर, उनके हस्बैंड दीपक कोचर और साथ ही में उनकी कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स और साथ ही में वेणुगोपाल धूत और उनकी कंपनी वीडियोकॉन, सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है 1730 करोड़ के फ्रॉड केस में। और ये जो इनके ऊपर केस बनाया जाता है, कौन से कानून के तहत केस बनाया जाता है, कैसे चल रहा है, आईपीसी के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आधार पर इनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं और एफआईआर दर्ज की जाती है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी यहाँ पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। और सीबीआई, इसीलिए आप देखेंगे सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल और फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है जिसके अंदर एक इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेट सेक्टर का बैंक शामिल है, आईसीआईसीआई बैंक। तो जब इतने बड़े लेवल के केसेस होते हैं दोस्तों, तो पूरी इकोनॉमी को झटका लग सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस पर ध्यान दे और अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, इम्पार्शियल तरीके से। और जिस भी व्यक्ति ने करप्शन किया है उसको इस तरह से सज़ा होनी चाहिए कि इतने 1,000-2,000 करोड़ों के जो लोगों के टैक्स का पैसा होता है और उसके बाद ये बैंक जो है अगर किसी की मिली भगत से किसी भी व्यक्ति को ऐसे चला जाए जहां पर वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए, जिससे पूरी इकोनॉमी को भी झटका लगे और ख़ास तौर पर टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं उसका भी यूटिलाइजेशन खराब तरीके से, उसका भी मिसयूज़ हो, तो ये बहुत गलत है। सरकार को ऐसा प्रेसिडेंट यहाँ पर सेट करना चाहिए। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ हाउ मैनी आफ्टर द नॉन रीपेमेंट ऑफ आफ्टर द नॉन रीपेमेंट ऑफ हाउ मैनी डेज आफ्टर द नॉन रीपेमेंट ऑफ हाउ मैनी डेज अ लोन बिकम एनपीए। यानी कि कितने दिनों के बाद एक जो लोन है एनपीए बन जाता है अगर उसकी रीपेमेंट ना की जाए तो दोस्तों इसका सही जवाब है 90 दिन। अगर आप किसी लोन की 90 दिन तक रीपेमेंट नहीं करते हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं चुकाते हैं, तो वो बैंक के लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। तो ये था दोस्तों पूरा सेशन जिसके अंदर हमने पूरा ये जो आईसीआईसीआई बैंक का फ्रॉड केस चल रहा था इसको हमने समझा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।